जिस डोमेन में मैंने काम किया हुआ है, मेरे सामने उसका कोई भी मॉडल आ जाता है ना, उसमें ऐसे कहीं जाता हूँ या सब किसी का मुझे थीसिस दे देते हैं, तो वो जो मॉडल वो जो वेरिएबल मेरे सामने आ जाते हैं ना, मैं उसी वक्त आइडिया लगा देता हूँ कि थ्योरी कौन सी है यहाँ पे। ठीक, तो आपने स्टार्ट में आपको ये दिक्कत जरूर आएगी कि आपने थ्योरी को तलाश करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब कंसेप्ट हम उसे कहते हैं कि ये ओवरफ्लो हो जाना या फ्लक्चुएट कर देना कंसेप्ट का, आपको ना खुद को खुद आइडिया आने लग जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन ऑफ कंसेप्ट हो जाएगा कि इसमें ये थ्योरी लगेगी। जब आपके लिटरेचर पढ़ते हुए ये स्टेज आने लग जाए ना, समझ लो कि आपने काफी लिटरेचर पढ़ लिया है। ठीक है, आपने अच्छा खासा लिटरेचर पढ़ लिया। जब तक ये स्टेज नहीं आएगी ना, आप समझिएगा कि आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा। ये निशानी है लिटरेचर पढ़ने की। मेरा सुपरवाइजर कहता होता था, जब तुम्हें स्टार्ट आर्टिकल स्टार्ट करते ही, वेरिएबल के नाम देखते ही, या आर्टिकल के स्टार्टिंग में तुम्हें पता लग जाएगा अच्छा इसमें इसके ये थ्योरी लगाई होगी, मोस्ट प्रोबेबली ये थ्योरी लगी होगी। तो इसका क्या मतलब है, और वही थ्योरी उसमें लगी हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपने अच्छा खासा लिटरेचर पढ़ लिया है, आपने काम कर लिया है। ठीक है, मेरे पेपर में थी रिसर्च रिसोर्स बेस्ड थ्योरी थी। ठीक है जी, तो उसके बाद थ्योरी ऑफ नॉलेज थी या नॉलेज मैनेजमेंट थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनोवेशन थी, थ्योरी ऑफ लीडरशिप सपोर्ट थ्योरी थी। मेरे पेपर में होती थी और हमें उसमें आइडिया करनी है। अब आप जो कर रहे हैं वो कौन सी थ्योरी है, नंबर 1। नंबर 2, थ्योरी कहाँ कहाँ आपको मिलेगी। थ्योरी सबसे पहले आपको इसके एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएगी। 10% पेपर वो होते हैं जिनकी थ्योरी उनके एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाती है। आप जब एब्स्ट्रैक्ट करते हैं आपको थ्योरी जो है ना वहाँ पे नजर आ जाती है। इसको मैं अगर इसको करता हूँ इस पेपर के, तो कहता है द स्विफ्ट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन has prompted enterprises to urgently develop efficient regional performance and ensure long-term existence. The objective of this study investigates organization culture, knowledge sharing, innovation, achieve competitive advantage. इसमें आप अगर इसको करें तो देखेंगे थ्योरी आपको नजर आती है according to resource based review theory। ठीक है जी, कि आगे क्या किया रिसोर्स बेस्ड व्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो थ्योरी है ना रिसोर्स बेस्ड व्यू थ्योरी, ये इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पूरी की पूरी जो स्टडी है उसको बैक कर रही है। अब आप सवाल यहाँ पर ये है थ्योरी का होना क्यों जरूरी है। मतलब सवाल हम यहाँ पे ये पूछ रहे हैं थ्योरी का होना क्यों जरूरी है। देखें आपने ना सिर्फ 2 या 3 वेरिएबल उठाए, आपने ज्यादा नहीं उठाया। आपने तो पूरी की पूरी उस क्या कहते हैं उस सब्जेक्ट की चीजें नहीं उठाया, आपने 2-3 वेरिएबल उठाए। आप कहते हैं कि मैं 2-3 वेरिएबल को स्टडी करने जा रही हूँ। वो 2-3 वेरिएबल किसी न किसी नजरिए को, किसी न किसी स्कूल ऑफ थॉट को, किसी न किसी फिलॉसफी को तो रिप्रेजेंट करते होंगे। ऐसे वो जो फिलॉसफी है, वो जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो जो नजरिया है, वो क्या है। आपने सबसे पहले ये बताना है कि मैं इस नजरिया नजर से, इस फिलॉसफी से, इस स्कूल ऑफ थॉट से आ रही हूँ और ये मेरी स्टडी है। ठीक, उसमें भी आपको क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि मेरा कौन सा ऐसा वेरिएबल है या मेरी स्टडी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस थ्योरी के साथ क्लोजली लिंक कर रहा है। वो आपको एक्सप्लेनेशन में बेनिफिट होगा या उसका आपको क्या बेनिफिट होगा, आगे मजीद आप उसको एक्सप्लोर करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको थ्योरी में ये नहीं मिलता, क्या कहते हैं थ्योरी नहीं मिलती आपको ओपनिंग में, एब्स्ट्रैक्ट में, फिर थ्योरी कहाँ मिलेगी। फिर जैसे ही लिटरेचर इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा ना, मोस्टली 30 to 40% मॉडर्न पेपर्स में, जो आज के दौर के मॉडर्न पेपर आ रहे हैं, उसमें 30 to 40% जैसे ही खत्म हो रहा होगा ना इंट्रोडक्शन, तो उसका जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें वो थ्योरी का तस्करा कर रहे होंगे। जिसका ये पैराग्राफ है इसमें वो थ्योरी के बारे में बताएंगे कि मेरी ये स्टडी है, ये मेरे वेरिएबल्स हैं,
मैं इस थ्योरी के ऊपर क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी नहीं मिलेगी तो फिर आपके चले जाना है, मतलब ये दूसरा पॉइंट है। वैसे मोर देन 30% इस लिटरेचर के स्टार्ट में या इंट्रोडक्शन के आखिर में आपको थ्योरी मिल जाएगी, आपको जो तलाश कर रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर यहाँ भी नहीं मिलेगी तो फिर आप चले जाएंगे डिस्कशन पोर्शन में। डिस्कशन पोर्शन कब आएगा, वो आपके पास आएगा जब आपने डेटा एनालिसिस या रिसर्च मेथोडोलॉजी से आगे चले। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, यहाँ रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में वो आपको बताएगा कि ये थ्योरी थी, इस थ्योरी को सामने रख के मैंने क्या किया है, मैंने स्टडी की है। ठीक है, वहाँ पर आपको थ्योरी जो है वो उसको आइडेंटिफाई करने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 जगह हैं जहाँ से आप थ्योरी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या थ्योरी के बारे में ले सकते हो नॉलेज या इंफॉर्मेशन। ठीक, अब उसके बाद आपके पास है कि यहाँ आपने थ्योरी लिखनी है, रिसोर्स बेस्ड थ्योरी यहाँ आप भी लिखनी है। इसके बारे में जब आपको पता लग गया कि कंफर्म हो गया मेरी स्टडी रियल थ्योरी बेस कर रही है, मेरी स्टडी रियल थ्योरी सपोर्ट कर रही है, तो फिर आपने कुछ टाइम थ्योरी को देना है, थ्योरी को करना है। ठीक, फिर आपने पैरेलल स्टडी करते रहना है, मेरे वेरिएबल्स क्या कह रहे हैं, मेरी थ्योरी क्या कह रही है। 90% होता यूं है, यहाँ नहीं ओवरऑल सब दूसरे जगहों में मैंने देखा है, आपकी थ्योरी आपके वेरिएबल से लिंक ही नहीं कर रही होती, आप बता रहे हो तो मेरी ये थ्योरी है। जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं या बंदे से पूछते हैं अच्छा कैसे लिंक कर रही है, वो भी बस मुझे बता दिया था कि ये थ्योरी है, लिंक का मुझे नहीं आइडिया कि कैसे लिंक कर रही है। जब आपको लिंकेजेस का आइडिया नहीं होगा तो फिर आप वो जो स्टडी आप जो लिख रहे होंगे ना, जो पेपर लिख रहे होंगे, वो आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे होंगे और उसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो फिर जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने इस थ्योरी पे काम करना है, तो फिर आप अपनी थ्योरी को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे और लिंक पॉइंट ढूंढेंगे। आप कहेंगे, इस तरह मैं कह रहा हूँ रिसोर्स बेस्ड थ्योरी है, आप कहते हैं रिसोर्स बेस्ड थ्योरी जो है ना, इसके अंदर जो इंटरनल रिसोर्सेज है ना, वो कंपनी की इनोवेशन के साथ लिंक करते हैं। कंपनी जब इंटरनली स्ट्रांग होती है ना, तो उसका एचआर स्ट्रांग होता है, उसकी लीडरशिप स्ट्रांग होती है, तो वो इनोवेशन में ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। यानी ये एक तरफ है। अगर आप इस तरह नहीं होगा तो फिर आपके लिए वो चीज़ें इतनी ज़्यादा सही नहीं होगी, इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी। अब हम आते हैं कि अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट। अगर आपने डायरेक्टली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखना है तो आप उसके मॉडल पे आ जाएंगे। इस पेपर का मॉडल है ये मॉडल। ठीक, अब इस मॉडल को सामने रखेंगे, इसमें आपके पास सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। मीडिएटर कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कि आपके पास मोटिवेटर कौन से हैं, ये सारे के सारे आपके पास वेरिएबल आ जाएंगे। आपने सारे के सारे वेरिएबल जो है वो उसमें लिख देने हैं। इस पे मेरा ये तो आपके लिए आसान है, ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे, मोटिवेटर पे लिख देंगे। मेथोडोलॉजी पे जाएंगे तो आपके पास मेथोडोलॉजी आ जाएगी, कौन सी मेथोडोलॉजी है, क्या है। आज के लेक्चर में जो मेन है वो आपने फ्यूचर का कैसे देखनी है, सैंपलिंग कॉन्टेक्स्ट की मेथोडोलॉजी की सारा कुछ पेपर के अंदर वादे लिखा होगा, बशर्ते ये वो पेपर किसी अच्छे जर्नल का हो। पेपर किसी वाई कैटेगरी का, किसी एक्स कैटेगरी का, किसी इस कैटेगरी का पेपर ना हो। वाई कैटेगरी इस तरह के पेपर में सम टाइम बिल्कुल नहीं बताया होगा, बस वो एक आधा पैराग्राफ लिख के तो बस आगे चल कर जाते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अच्छे जर्नल का पेपर। देखिए, आप एक्स वाई कैटेगरी में जाएंगे ना, आप सिंपल जाएंगे, क्या वो पेपर वेब ऑफ साइंस में है या एमलॉर्ड, इस तरह मैं यहाँ में बताता हूँ। आपने गूगल पर मुझे बताया कोई टॉपिक बताया, कोई भी जो आप अभी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो बताएं। ऑपरेशनल एग्रेशन वायलेंस को टारगेट करना। ठीक है, अच्छा, उसको किस
किसके साथ लिंक कर रहे हैं आप? किसके साथ? चाइल्ड वेलबींग के साथ। ये देखिए, ये आपके पास ना आ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब कोई भी ऐसा जनरल नहीं होगा। आप देखें दूसरे नंबर पे, ये देखें, इसको लिखें सबडिविजन, ये लिख रहे हैं आपके पास SPRINGER सबडिविजन। अब देखें, आप आ गए अल्फाबेट ELSEVIER अल्फाबेट। ठीक है जी। उसके बाद आ गए JSPOR चेस्टा। हाँ, उसके बाद सेज पब SAGEPUB सेज पब। उसके बाद विलेज ऑनलाइन लाइब्रेरी WILEY ऑनलाइन लाइब्रेरी। हाँ जी। उसके बाद टेलर एंड फ्रांसिस TAYLOR एंड फ्रांसिस। TAYLOR एंड फ्रांसिस। एंड जो वो सिंगल वाला एंड लिखा होगा, उसका साइन है इनका AND लिखा होगा। अच्छा, लास्ट में क्या की EMRALD एमराल्ड। अब देखें, अब आपको ये आइडिया हो जाएगा, ये मैंने दिखाई ना आपको 6-7 चीजें। अब आप देखिएगा, अब किसी भी पेपर को पढ़ते हुए गूगल स्कॉलर के अंदर, अब मैं इसको जरा ये देखिए, अब आपको नजर आ रहा है, किसी भी पेपर को पढ़ते हुए बेटा आपने पेपर का ऊपर टॉपिक पढ़ा, नीचे आपने पहले उसके आंसर का नेम है। ठीक है जी, जर्नल ऑफ एथनिसिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस टेलर एंड फ्रांसिस, वो जो लिस्ट मैंने बताई उसमें है, इसका मतलब है तो ये पेपर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी है डेटाबेस, ये वो वैलिड डेटाबेस हैं जिनसे डाउनलोड किया हुआ या जिनसे लिया हुआ पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और सही माना जाता है। ठीक, अगर उनके अलावा भी पेपर आपके सामने है तो उसकी हेल्थ पे और उसकी क्वालिटी पे, उसकी गुणवत्ता पे शक किया जाएगा। हो सकता है कि जो फ्यूचर काम है उसको ही ना माना जाए, वैसे डॉक्टर इरशाद साहब को मानेंगे क्योंकि वो इन डेटाबेस से नहीं है। हम जहाँ भी जाएंगे हम सबसे पहले बताएंगे आपको बताएं आपने ये वाला टॉपिक लिया कैसे, जहाँ हमें 90% जवाब मिलता है कि फलां पेपर की फ्यूचर बात थी, पेपर नहीं है, पेपर पता लगा कि इनमें से किसी के पास नहीं है, किसी भी डेटाबेस में पेपर नहीं है। अब इन डेटाबेस के अंदर जाकर पेपर को चेक करना
ये एक और साइंस है। अब उसको क्या कि मैं टेलर एंड फ्रांसिस का पेपर ओपन करता हूँ। यहाँ एक पेपर हमने देखा था टेलर एंड फ्रांसिस का, मैंने अभी आपको बताया। हाँ अभी ये वाला मैं इसको ओपन करता हूँ इस पेपर को। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पेपर जो है ना वो ठीक है? इस इनके अंदर हर डेटाबेस के अंदर क्वालिटी पेपर की क्वालिटीज हैं, ठीक है। आपने वो भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि टेलर एंड फ्रांसिस जो डेटाबेस का तो पेपर है, लेकिन खुद ये पेपर किस जर्नल का है, ये जो जर्नल है, ठीक है, ये किस कैटेगरी का है, उस टेलर एंड फ्रांसिस। आप देखेंगे टेलर एंड फ्रांसिस की तो पेपर। अब यहाँ देखिए जर्नल होम पेज, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ जर्नल होम पेज है ना। आपने जर्नल होम पेज पे चला जाना, हर डेटाबेस की सेपरेट डेस्कटॉप है, सेपरेट हर डेटाबेस का, या हम इसे कहते हैं कि ये उसको डैशबोर्ड कहते हैं ना। तो हर पेपर का सेपरेट डैशबोर्ड है जो आपके सामने आपके स्मार्ट टाइम पे आपको नजर आएगा। टेलर एंड फ्रांसिस का इसका होता है। आप आ जाए नीचे, आप देखेंगे सबमिट एन आर्टिकल, ठीक है, नीचे देखें जनरल मैट्रिक्स ढूंढना है आपने, ये देखें ये जनरल मैट्रिक्स है, ये वाला। जैसे जनरल मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारे का सारा वो आ जाएगा कि असल में ये पेपर क्या है, किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है और क्या इस पेपर में कौन सी ऐसी खास बात है, ये बताएगा आपको। हर डेटाबेस में हर पेपर के 4 क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। जो पेपर Q1 का होता है ना उसको टॉप रैंक समझते हैं, जो Q2 का होता है उसको थोड़ा सा कम रैंक समझते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये आपके सामने आ रहा है, ये बताइए 322 एनुअल डाउनलोड हैं, यानी 322 के 322,000, हाँ 3,22,000 एनुअल डाउनलोड है इस पेपर के। ठीक, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है 2.3। इम्पैक्ट इसका क्या है कि इम्पैक्ट Q2 यानी Q1 नहीं है, क्या है Q2 है। इस पेपर में कितने पेपर परसेंट पब्लिश होगा? पेपर 23%। अगर आप 100 पेपर भेजेंगे तो 23% इसमें पेपर पब्लिश होगा, बाकी पेपर क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आप इस तरह का कोई पेपर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर की वर्डिंग, उसके अंदर डायलॉग, उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट बताए होंगे वो वैलिड कॉन्सेप्ट होंगे। अगर आप इस तरह का पेपर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपकी जो वो रिसर्च है ना, क्योंकि दुनिया में ना 2 तरह की रिसर्च है, एक है पैसे दे के पब्लिश होने वाली रिसर्च, ठीक है, उसको कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, और एक रिसर्च है जो बगैर पैसे दे के हम खुद करते हैं जी सर। ठीक है। अब मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक पेपर है वो पिछले लास्ट ईयर में पूरी दुनिया के अंदर 2% पे आया, टॉप 2% था। मुझे अब आज कभी भी मैं ईमेल ओपन करूंगा ना, पूरी दुनिया से मुझे ईमेल आती है कि आप अपना ये पेपर आगे हमारे पास प्रेजेंट करें, फलां कॉन्फ्रेंस में, फलां कॉन्फ्रेंस में। उस पेपर को पब्लिश होते होते 1 साल लग गया, यानी हमें 1 साल लगा लिखने में, 1 साल लगा पब्लिश करवाने में। कि उस जर्नल की परसेंटेज कितनी है? 5%। 5% उस पेपर में, मतलब उसमें जर्नल में पेपर पब्लिश होता है। तो अब आपको समझ आ गया। अब अगर मैं ये पॉइंट टेलर एंड फ्रांसिस था, अगर मैं एमलॉट में किसी कोई भी जर्नल पसंद उठाऊं, इस तरह मैं कहता हूं कि बिजनेस प्रोसेस है, ये एमलॉट का जर्नल है, ठीक है। एमलॉट इस तरह आपके सामने आएगा, वो आपको नजर आ रहा है इस तरह। ये आपने जैसे एनवायरनमेंट के किसी सेटअप में जाना है तो आपने कर्सर को नीचे ले आना है, ये फर्दर इंफॉर्मेशन आपके सामने है, बिल्कुल साइड में लिखी हुई ये फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक, आपने यहाँ जाना है अबाउट द जर्नल, ठीक है जी। अबाउट द जर्नल में जाके
और हमारे 90% फिर वही बात है, बार बार एक बात कह रहा हूँ, हमारे लोगों को यहाँ नहीं पता कि पेपर की हेल्थ क्या है, पेपर कैसे है। जब आपने ये इस तरह की लाइन आपके पास होगी, सबमिट योर पेपर ओवरव्यू अदर गाइडलाइंस इंडेक्सिंग एंड मैट्रिक्स, आपने इसको ओपन करना है। ये 4.5 इम्पैक्ट फैक्टर है, स्कोपस में 8.1 है। कोई पेपर 1.5 की इम्पैक्ट फैक्टर वाला वो बड़ा पेपर समझा जाता है, ठीक है, 8.5 है। अब 14% इसका एक्सेप्टेंस रेट है, इसका एक्सेप्टेंस रेट कितना है? 14%, ठीक है। और ये जनाब ये इसकी स्टैट्स हैं, यहाँ जहाँ ये किस कैटेगरी में ये पेपर चलता है, तो इस तरह आपने ये पेपर चेक करना। अब जब भी पेपर आपके सामने आए, जब भी आप गूगल में लिखें, जब भी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो जो मैंने आपको दिखवाई है ये डेटाबेस, इनको चेक करना है, क्या पेपर इन डेटाबेस में से किसी डेटाबेस का है, फिर आपने आगे जाना है। अदरवाइज आपने उस पेपर को खेलना नहीं है, उसकी तरफ नहीं जाना, ठीक है। समटाइम वो आपके बने हुए कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इधर उधर कर देगा। अच्छा, ये हो गया बेटा तैयारी मतलब टॉपिक की तरफ। अब आपने फ्यूचर कार्ड कैसे लेनी है, आपने ना ये मीडिएटर मॉडरेटर कम से कम 40 आर्टिकल पढ़ने हैं इन्हीं जर्नल्स के, ये जो जर्नल आपके पास है। तो जब आप इन्हीं जर्नल्स के 40 आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपके पास मॉडरेटर, मीडिएटर, मेथडोलॉजी, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, अच्छा। अब इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ लोग ना फ्यूचर काम से पहले मतलब टॉपिक सोच के बैठे होते हैं, हम भी ऐसे ही थे, लेकिन याद रखिएगा वो एक बड़ा अच्छा सा शेर आया था, कहते इसमें मेरा लगता नहीं था जी, फिर घेर के लाया गया मैं इसकी तरफ, ठीक है। यही पहले मेरा इसमें कुछ जी नहीं करता था, फिर मैं क्या हुआ, घेर के इसकी तरफ लेके आया। आपने, मैंने भी स्टार्ट किया था, इजाज़त करके मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने बॉटम ऑफ द पैरामिड स्टडी करनी है। बॉटम ऑफ द पैरामिड क्या है कि जो गरीब लोग हैं ना, जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं, मैंने उनको स्टडी करना है। अच्छा, मैंने उनको स्टडी करता रहा, फिर मुझे ना दरमियान में से ये वाले वेरिएबल मिल गए कि मैं अपना जो रूप है ना उस तरफ मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया। आप लिटरेचर पढ़ने से पहले आपके पास 1000 ऑप्शन होंगे, मैंने ये स्टडी करना है, मैंने ये स्टडी करना है, मैंने ये स्टडी करना है, लेकिन याद रखें वो सारे ऑप्शन स्टडी नहीं हो सकते। जिस तरफ आपको लिटरेचर लेके जाएगा आपने उसी तरफ की स्टडी करनी। आप लिटरेचर स्टडी करने लगे, 10 से 15 आर्टिकल के बाद आपका माइंड बनना शुरू हो गया, आपने वो पहले वाला जो टॉपिक था ना, जो पहले वाली स्टडी थी, वो आपने पीछे छोड़ दी। उसकी रीजन क्या थी, आप दोए जहाज में थे ना पहले, तो दोए जहाज से निकले, रोशनी थोड़ी सी मिली, आपने कहा हाँ आप इस तरफ में जाए, ये वाला ठीक है, ये वाला सेटअप सही है, तो आपने फिर उस तरफ चले गए। वो जो लाइन आपकी बनेगी ना बेटा, वो ठीक लाइन बनेगी। वो क्यों ठीक लाइन बनेगी, क्योंकि उसके बिहाइंड पूरी की पूरी स्टडी है कि वो घेर के आपको लिटरेचर उसकी तरफ लेके गया है। आपने अपनी मर्जी से नहीं गया, कोई रिसर्च अपनी मर्जी से नहीं है। ये मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, या मेरी जो कुछ स्टडी है, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लिटरेचर में अवेलेबल है, मुझे वो मिला है, मैंने उसको उसकी तरफ गया। आप अब क्या सोच रहे हैं, वो टॉपिक नहीं है। वो किसी बहुत अच्छी फिलोसफर ने बहुत अच्छी बात कही थी, तुम क्या सोच रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम क्या अमल करोगे वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हैं वो आपकी रिसर्च की स्टडी नहीं है। आप लिटरेचर के बाद क्या लेके आएंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी स्टडी। ठीक, पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना जरूरी है उसके लिए। अगर आप लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कोई आपको खाबों में फरिश्ते आएंगे, रोटियां ले जाएंगे, इस तरह का सेटअप नहीं है। कोई आपको कहेगा आपके खाबों में आके कोई उतर जाएंगे आपके ऊपर कोई सकीफा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा। अब फ्यूचर काल में कुछ फ्यूचर काल डिसेप्टिव लॉज होते हैं, हम उसे कहते हैं डिसेप्टिव
फ्यूचर कॉज हर पेपर में होती है, उनको नहीं लेना। वो फ्यूचर कॉज होती जरूर है, लेकिन उनको आपने फ्यूचर कॉज के लिए आइडेंटिफाई नहीं करना, या वो आपकी फ्यूचर कॉज सिर्फ लिखने के लिए होती है, उस पर काम नहीं करना पड़ता, या उस पर काम नहीं होता, या हम उसको फ्यूचर कॉज नहीं मानते कि कोई अच्छा जगह उस पर फ्यूचर कॉज नहीं आएगा। अब मैं डायरेक्ट अगर किसी भी पेपर पे चला जाता हूँ, मतलब मैं इस पेपर पे चला जाता हूँ, अब डिसरप्टिव फ्यूचर कॉज कौन सी है वो मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर रियल फ्यूचर कॉज की तरफ आता हूँ कि असल फ्यूचर कॉज क्या है। आप ये कंक्लूजन पे आएंगे ना, या आपने बिल्कुल क्या कहते हैं उस पर जाना है, लिमिटेशन एंड रिकमेंडेशन। लिमिटेशंस एंड रिकमेंडेशन, लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस आया है, या मेरी इस रिसर्च के अंदर ये चीजें ना वैकनेस है, किसी की वैकनेस आपके लिए गैप है। हम एक वर्ड पढ़ते होते हैं मार्केटिंग निश, निश पढ़ते होते हैं। निश का मतलब क्या होता है, किसी ने उसको छोड़ दिया, हमने उसको जाके ऑक्युपाई कर दिया, ठीक है। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने एक मार्केट को छोड़ दिया, हमने क्या किया, हमने उसको क्या कर दिया, ऑक्युपाई कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, आप जब लिमिटेशन बेटा, आप जब लिमिटेशन में या रिकमेंडेशन में जाएंगे ना, तो जब आप आपस में बातें करते हैं ना बेटा, तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। जी सर। तो देखें बात नहीं सर, जब हम लिमिटेशन में जाएंगे तो हमें फ्यूचर गैप मिलेगा, फ्यूचर कॉज, ठीक। अब कौन सी फ्यूचर कॉज सही है और कौन सी फ्यूचर कॉज ठीक नहीं है, ये सारे का सारा लेक्चर का सिर्फ इस पॉइंट के लिए था, ठीक है। मैंने जो तमहीद बांधी है ना, पूरा प्रीएम्बल मैंने क्रिएट किया है, आपको यहाँ तक इस पॉइंट पे भी लेके आया। अगर ये थोड़ा सा समझ आ गया तो हो सकता है कि आप आगे आपको आसानी हो जाए। मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करूंगा, आप भी मेरे साथ थोड़ा गो थ्रू होइएगा। दिस स्टडी इज लिमिटेड टू द टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ पंजाब। अब इसने कहा ये स्टडी जो है ना टेक्सटाइल सेक्टर को लिमिटाइज कर रही है। आपके दिल में फौरन ख्याल आता है एक इनिशियल रिसर्चर जो शुरू का रिसर्चर होता है, अच्छा इसने टेक्सटाइल सेक्टर में की थी, तो मैं क्यों ना स्पोर्ट्स सेक्टर में कर रहा हूं। ये फेक गैप है। सेम वही स्टडी है, सेम आपने सेक्टर बदलता है, हर चीज वही है। ये क्या है, फेक गैप। गैप जरूर है, हाँ लेकिन फेक है। चीज करने का गैप जरूर है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ कोई बीबीए का बच्चा आके कहे कि मैंने इस तरह स्टडी कर लिया, तो हम उसको कहेंगे ठीक है तुम कर लो, लेकिन एमफिल पीएचडी के लेवल पे ये कोई गैप नहीं है, ठीक। कि किसी के नक्शे कदम पे चलते हुए, किसी के नक्शे पार पे चलते हुए तो मेरे नक्शे पार आ गए, तो वो स्टडी नहीं है, वो काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो सटल नहीं है। ये एक सबसे पहली फेक चीज है। This preceding the application of the result of the industries as a result, it recommended that future researcher consider other points of Pakistan। वही जो बात कर रहे थे ना, उसने कहा सिंध में चले जाओ, हाँ ये भी फेक है, ये भी फेक है, ये भी हमारे लिए गैप नहीं है। Future application of this model by researcher include the industries like automotive, information technology, banking, insurance companies, aviation, and hospitality industry. Although the present study implied cross-sectional design, हर स्टडी में आप भी जब पेपर लिखेंगे ना, यही चीजें लिखेंगे। जब आप पेपर लिखेंगे ना, इंशाअल्लाह इस काबिल होंगे आप कि आप भी यही चीजें लिखेंगे जो इसमें लिखी हुई है, लेकिन ये गैप नहीं है। क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल डाटा क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है आपने एक ही दफा क्वेश्चन की फोटोकॉपी करवाई, या आपने ऑनलाइन भेज दिया या भेज के चले गए, उसमें 1 2 3 का स्ट्रांगली एग्री ठीक है यस नो, एक ही दफा डाटा इकट्ठा किया, दूसरी दफा डाटा इकट्ठा नहीं किया, ठीक है। हम उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा।
लॉन्गिट्यूडनल डाटा क्या होता है? आपने आज कुछ डाटा इकट्ठा किया, 5 महीने 6 महीने के बाद फिर उसी सैंपल से आगे उसी तरह डाटा इकट्ठा करना। हम स्टूडेंट के पास होता क्या है, आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपका एक एक दिन कीमती है बेटा, आप डाटा 2 दफा इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, फिर उसकी कॉस्ट है, फिर आप उसको मैनेज करना है, 6 महीने वेट करने के बाद फिर अगर 6 महीने जाएंगे तो मोर देन 99% स्टडीज जो होती हैं वो किस पे होती हैं? क्रॉस सेक्शनल डाटा पे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल डाटा पे नहीं होती। आप दूसरा गैप यहाँ नहीं बताओगे रिसर्च गैप कि मेरी स्टडी क्रॉस सेक्शनल डाटा पे थी, आप लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हो, ये भी क्या है? फेक है। इस गैप को भी गैप नहीं समझा जाएगा, बताया जाएगा, हाँ। गैप ओरिजिनल में वो है नहीं है। ठीक। उसके बाद आगे आते हैं although the present study implies the sectional design, future investigation may utilize longitudinal approach to examine the impact of adopting innovation strategies and cultural characteristics on CA and FP. CA means competitor advantage perform. While no variables are incorporated in the study, the researcher will incorporate. अब ये जो जहाँ पर variables का name आ जाएगा ना, जहाँ पे क्या आ जाएगा? वेरिएबल्स का नेम। अब कुछ चीजें यहाँ सुन लेने बात, आप जब आप लिटरेचर को स्टडी करेंगे ना, फैक्ट शीट आपने बनाई होगी, उसके वेरिएबल्स, मीडिएटर्स, मोटिवेटर्स आपके सामने होंगे, फिर आपको तो कोई भी बताएगा ना कि इस मॉडल के अंदर मोटिवेटर ऐड कर दो, तो अब आप देखिएगा फैक्ट शीट का फायदा क्या होगा। आपने अपनी फैक्ट शीट के अंदर पूरी लिस्ट बनाई होगी मोटिवेटर की, आपने फौरन देंगे अच्छा इसमें ये मोटिवेटर ऐड किया, मैं ये मोटिवेटर ऐड कर देता हूं, इसने ये मीडिएटर ऐड किया है, मैं ये वाला मीडिएटर ऐड कर देता हूं, इसने ये इंडिपेंडेंट किया है, मैं ये वाला इंडिपेंडेंट ऐड कर देता हूं। उससे क्या होगा? आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा वेरिएबल्स का, और वो किन सिनेरियो में स्टडी हुए हैं वो भी आपको पता होगा, ठीक। आपको उसको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, ठीक है। जहां से ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्टर चेंज, मतलब आप अगर साइकोलॉजी की है तो उन्होंने कहा कि ये स्टडी बच्चों में हुई थी, हमें बड़ों में करने लगी थी, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास नहीं है तो वो भी फेक है। जहां पर आपको वेरिएबल मिलना शुरू हो गया ना, कि इसने वेरिएबल के किया था, मतलब मैं आज तक मेरी जो स्टडी आज तक चल रही है वो चल रही है एम्प्लॉई वेलबीइंग कैसे कंपनी की परफॉर्मेंस पे अच्छा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये कहां से मिला डाटा, ये कैसे मिला, वो पूरे का पूरा लिटरेचर स्टडी कर रही है, वो करके मुझे इसका आइडिया हुआ कि मैं इसको कैसे स्टडी कर रहा हूं, तो सेम आपके जेन में भी वही आएगा। लेकिन आपके पास स्टॉक ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए, स्टॉक ऑफ फोकस स्टडीज होनी चाहिए, फिर आपको 3 4 5 6 जो है ना थ्योरी का पता होना चाहिए। आप फौरन इस वेरिएबल को देखें और कहें ये इस थ्योरी से हो जाएगा, सपोर्ट मैं ये वेरिएबल ले लेती हूं, आपको कल को यहां पर खड़े होकर डिफेंस में सोचना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा ना, अच्छा बेटा मुझे ये बताओ ये किस थ्योरी से है, आप फौरन आ जाएंगे कि सर इस थ्योरी से है, ये वेरिएबल इस थ्योरी से है, मेरे वाला वेरिएबल इस थ्योरी से करता है, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा टेबल आपके सामने, पूरी की पूरी फैक्ट शीट होगी, ठीक। आज अभी उस फैक्ट शीट को मजीद प्योरीफाई कैसे करना है, जब आप फैक्ट शीट बना लेंगे ना, मतलब मैं आपसे तरीका ये कर रहा हूं कि आप कम से कम 40 पेपर चिल्ला, मैं उसे कहता हूं 40 का चिल्ला ना, 40 पेपर पढ़ के ना उसकी फैक्ट शीट जब बना लेंगे ना, फिर आप मेरे पास आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको मजीद प्रेसिसाइज कैसे करना है। फिर हम बॉटल बनाएंगे, बॉटल उसे कहते हैं लोटा टाइप बॉटल बनती है, वो पूरी तस्वीर पिक्चर बना के फिर हम वो सारे वेरिएबल उसमें पुट करेंगे, और बिलीव करें आप लोग एक दिन के अंदर 6 मॉडल भी बना लेंगे। मैंने बनाए हैं एक दिन के अंदर 6 मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहा जाता था कि अगर किसी ने फ्यूचर मॉडल बनाना है तो इनके पास चले जाए, ठीक। बट उसके पीछे क्या था, ये जो चिल्ले काटे हुए हैं ना बेटा, ये चिल्ला है, आप बगैर उसके नहीं हो सकता। अब तो वो कर लेंगे ना, फैक्ट शीट बता के सब लोग आ जाएंगे कि सब हमने
वो स्टेज जो है ना वो मतलब अच्छी ज़बरदस्त स्टेज है। ठीक है, जब कहने का मतलब क्या है, जब वेरिएबल स्टार्ट हो गए थे तो समझो सही वाला गैप आइडेंटिफाई करने का टाइम आ गया। ठीक है, आपने वो सही वाला गैप जहाँ से आपको कहते हैं कि वेरिएबल ऐड करें जनाब, तो आपने जहाँ वेरिएबल होगा ना इसी को ही कॉपी करके ना फैक्ट शीट में डालना है। फैक्ट शीट में आपने लॉन्गी ट्यूडल वाले को नहीं डालना, इंडस्ट्री शिफ्ट वाले को नहीं डालना। ठीक है जी, कोई इस तरह की कोई और रिसर्च नहीं डालनी। वो गैप लिखे हो जाते हैं, आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, पिछली उम्र में लिखी है अगली उम्र में लिखेंगे, लेकिन वो गैप नहीं होगा। गैप क्या होगा, जहाँ पे वेरिएबल की बात करेगा, जहाँ मॉडरेटर मीडिएटर इनकी बात करेगा। ठीक है, वो चीजें वो गैप में आएंगी। अब देखा भाई नो मॉडरेटिंग वेरिएबल व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब है उसने आपको कहा मैंने कोई मॉडरेटिंग वेरिएबल कार्बोहाइड्रेट नहीं किया। आप क्या करेंगे, मॉडरेटिंग वेरिएबल बात करेंगे, आप चेक करेंगे मॉडरेटिंग वेरिएबल। ठीक है, अच्छा उसके बाद यदि वो कहते हैं कि मीडिएटर वेरिएबल भी ला सकते हैं। आप कहते हैं दिस स्टडी यूटिलाइज द सैंपल साइज ऑफ 322 पर फ्यूचर रिसर्चर ने यूटिलाइज लार्जर सैंपल साइज। ये लार्जर सैंपल साइज वाला भी एक फेक है। फेक है। हमें क्या, लेकिन सर ये एक लाइन हर आर्टिकल में लिखी हुई होती है कि हमने इतना किया आप ज़्यादा कर लो। हाँ, ये इस वजह से होती है। रिसर्चर का मानना ये है कि जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी आपकी स्टडी ज़्यादा वैलिडेट करती जाएगी। अब इससे ये मतलब नहीं है कि आप फौरन जाके सैंपल को बढ़ा दें या बड़ा सैंपल दे दें। बेटा सैंपल बड़ा करने से वैलिडेट तो हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या आपने उन तमाम लोगों से डाटा लिया भी है कि नहीं लिया। मतलब मैं कह रहा हूँ 1000 लोगों से मैंने डाटा इकट्ठा किया है, कैसे, क्या 1000 लोगों से मैं पिछले 3 महीने के अंदर डाटा इकट्ठा कर लूंगा? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। आप स्टूडेंट की स्टडी, हाँ एज ए पीएचडी मैं अपना आर्टिकल लिखूंगा ना, मैं उसको जस्टिफाई कर दूंगा कि नहीं मैं 1 साल में मैंने ये पेपर लिखा, 3 से 6 महीने मुझे लगे हैं डाटा इकट्ठा करने, 1000 लोगों से मैंने डाटा इकट्ठा किया। ठीक है, दुनिया में 2-3 स्टडीज हैं जो बहुत मतलब आपके साइकोलॉजी के है ना सारे, ये किस सर मिक्स ही बैठे हुए हैं। सर मैं तो वो डॉक्टर जमील का लेक्चर छोड़ के इधर आई हूँ। सर मेरा है MBA। आप बेटा इकोनॉमिक्स अच्छा, इसमें ना इकोनॉमिक्स में कॉमन है, आपने मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी पढ़ी है, सुनी है? सर मैंने हमने पढ़ी है ऑर्गेनाइजेशनल में। हाँ, इब्राहिम मास्लो का फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था। जी सर। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स में भी कभी आती है, या गेम्स में भी आपने पढ़ी है। जी सर। गेम्स भी पढ़ी है, या आपने विलियम हॉफस्टीड मॉडल का, विलियम हॉफस्टीड मॉडल लिखा है, उसने पता कितने लोगों का डाटा लिया था, 1,98,000 लोगों का डाटा लिया था पूरी दुनिया से। वो स्टडीज ऐसी हैं जो 10-10 साल से चली हैं, 10 साल के बाद कंक्लूड हुई है, बट वो उस वक्त जब उनकी डिग्रियां हो चुकी हो, आपकी डिग्री हो चुकी हो, लेकिन आप ये नहीं, हम नहीं कर सकते। आप वही है 320, 280, 320, ठीक, वो डाटा इनफ है। ठीक है जी सर। ये फ्यूचर रिसर्च है और ये इसमें आपने फ्यूचर प्लान्स करनी है। अच्छा अब आ गए, अब तो गए नहीं सर। अच्छा सर एक रिक्वेस्ट है, इसको ज़रा जल्दी एंड कर दें, मैंने वो जाना है लेक्चर लेने। चलिए मैं भी फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। जी सर, ठीक है। फैक्ट शीट बना आएंगे ना, जी सर। फैक्ट शीट बनाने के बाद फिर 2 ऑप्शन है, उसके हम बेटा काम करेंगे। सर ये नेक्स्ट लेक्चर कब कंटिन्यू होगा? बेटा जब आप मतलब कहेंगे, जब आप अवेलेबल होंगे, मैं इधर ही होता हूँ। जी सर। मुझे मतलब ये भी नहीं कोई को करना पड़ेगा, बस आप कहेंगे कि हाँ सर हम अवेलेबल हैं। जी सर। तो कोई एक आधा बचा नहीं, हाँ, मतलब ये क्लास हो, ठीक है। जब भी आप अवेलेबल होंगे तो मैं आपको ठीक है। बता दूँगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि कोशिश करें लिटरेचर, ये जो मैंने आपको बताई है डेटाबेस, इनके जर्नल बनाएं और इनके जर्नल को जाके स्टडी करें, यहाँ से डाटा लेके आए ताकि हम आगे करें। बस हमारा मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट हम इस सेमेस्टर के अंदर तैयार कर लें जो अपना मॉडल खुद बना लें, किसी दूसरे के मुताबिक, और उसकी स्टडी करना शुरू करें।
ठीक है, इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप उससे पूछो। सर जो है ना टेलर फ्रांसिस, इनके पेपर डाउनलोड नहीं होते। वो आपके पास आपको बताया होगा बेटा, साहिब जी। साहिब से जी जी। साहिब से नहीं होता तो फिर आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आप लोग किसी में, तो प्रोफेशनल ईमेल किसके पास होती है? हमारे पास है ना जीमेल, हॉटमेल, ये किसी इंस्टीट्यूट की ईमेल किसके पास है? सर वही तो नहीं है ना, वो इंस्टीट्यूट का मांगते हैं। मैं आपको एक छोटी सी आपको अब अगर ये सीधी मसला, ये मेरे पास सबसे पहले वेबसाइट, ये रिसर्च गेट, मैं रिसर्च गेट पे ओपन करूंगा ना, ये प्रोफाइल है। ये रिसर्च गेट की प्रोफाइल उस वक्त बनती है जब आपके पास प्रोफेशनल ईमेल आई हो। आपको कोई पेपर नहीं मिलता, आप उसका टॉपिक इस रिसर्च गेट पे जाके कह देते हो, ठीक, और फिर आप कहते हो कि मुझे ये वाला पेपर चाहिए। मसलन मैं यहाँ से लिखता हूँ कि गूगल से हम कोई भी पेपर उठा लेते हैं। अभी हमने गूगल से ये वाला पेपर, कोई मोस्टली लेटेस्ट पेपर जो होते हैं ना 24-25 के, वो वाले नहीं मिलते। ठीक है, मैं ये 2024 का पेपर है, कोई भी मुझे बता देंगे, सेम पब है ये। तो अब जिनके आगे PDF वगैरह लिखा हुआ है, ये तो डाउनलोड हो जाते हैं। जी सर। जिनके आगे नहीं लिखा होता वो डाउनलोड नहीं होते सर, ये वाला इस तरह ये पेपर है ना, स्प्रिंगर, हाँ सर, डाउनलोड नहीं होता। हाँ जी, ये भी नहीं होते। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका ये टॉपिक उठा के, ठीक है जी, कॉपी करके मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है, तो मैंने एंटर मार दिया। ठीक, अब हुआ क्या, ये देखेंगे ये पेपर है और ये डाउनलोड में पड़ा हुआ है। जी सर। अगर डाउनलोड में नहीं होगा ना, तो दूसरा क्या ऑप्शन होगा, ये सारे डाउनलोड, ये देखें। अब ये पेपर डाउनलोड में नहीं है तो रिक्वेस्ट फुल टेक्स्ट, जिसने लिखा है ना, यहाँ से उसको रिक्वेस्ट करी जाएगी, वो आपको इसी पे पेपर भेज देगा। ठीक है, ठीक, आप यहाँ से डाउनलोड कर दें। तो इस तरह है, लेकिन ये उस वक्त है जब आपके पास आपकी प्रोफेशनल आईडी होगी, ठीक है, तो उस पर ये काम करते होते हैं। गूगल स्कॉलर हो गया, यहाँ ये रिसर्च गेट हो गया, ये वाले जो काम है ये उस पर बनते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू।